everyone. In the last lecture we talked about the overview of the cell. तो उसमें जो है हाफ ही हुआ था, थोड़े से टॉपिक्स बच गए थे, बट लेक्चर वॉज एक्सटेंडिंग 10 minutes and I wanted my lectures to be less than 10 minutes. So all the remaining topics जो भी उसमें points रह गए हैं, we are going to be discussing that today. So let's start. The first thing that we have to remember about is राइबोसोम्स. तो याद होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे राइबोसोम्स के बारे में बात की थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज़ ये राइबोसोम्स होते क्या हैं. तो राइबोसोम्स याद होगा कि बाकी सारे जो भी हमने पिछले बार याद किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी हो गया या फिर जो भी चीज़ें थी, बेसिकली क्या हमने बोला था, ऑर्गेनेलीज, राइट. तो ये जो हमारा राइबोसोम है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी एक ऑर्गेनेली है. बट याद होगा कि मैंने आपको पिछले बार भी ये पॉइंट दिया था, बट मैं वापस अगर याद नहीं है तो करा देती हूँ, दैट इट इज़ द ओनली ऑर्गेनेली जो कि प्रेजेंट है कहाँ, इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, दैट इट इज़ द ओनली ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ द प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स. अच्छा, अब मैंने बोला ये ठीक है, चलो मैं समझ गई. तो इस बारे में इसका मतलब क्या है कि जो हमारा राइबोसोम है, लेट्स से ये, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी. तो ये आप अगर थोड़ा सा 10 सेकेंड ले लें एंड सोच के मुझे बताएं कि ये जो राइबोसोम है इस पर क्या मेम्ब्रेन होगी. तो उसका आंसर ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज अगर मेम्ब्रेन होती राइबोसोम्स के ऊपर तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट ही नहीं हो पाता. बट एज इट इज़ प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, सो वी कैन सिंपली इन्फर दैट इट इज़ अ membraneless organelle, okay, and rather it is the only membraneless organelle. ठीक है, सो यही एक है ऑर्गेनेली जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, अब हम आगे की थ्योरी देखते हैं. तो चलो, हम पहले ही इसका पॉइंट दे रखा है दैट इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. सो आई थिंक अभी तक तो ये आपको रट गया होगा. द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा. इट इज़ द ओनली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स. तो ये भी आपको पता चल गया. तो आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखना, दैट ये प्रोकैरियोटिक सेल में यह अकेला है ऑर्गेनेली जो कि प्रेजेंट होता है, बिकॉज बाकी सारे ऑर्गेनेली के पास मेम्ब्रेन होती है, इसलिए प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं हो सकते. एंड सेकेंड पॉइंट है कि यूकैरियोटिक सेल्स में ये एक अकेला ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती. ठीक है, तब मैंने बोला कि चलो अब फिर आप बताओ राइबोसोम जो है, तो इसका मतलब कि बहुत कम ये लोग तो भाई यूकैरियोटिक सेल्स में बिना मेम्ब्रेन के एग्जिस्ट करे, तो इनका कोई क्या वजूद नहीं है सेल्स में. सो द आंसर टू दैट इज़ नो. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ छोटा है या फिर जो चीज़ प्रिमिटिव है या फिर जो चीज़ के पास कोई चीज़ की कमी है तो वो कमज़ोर है. इफ़ यू गोना सी एंड इफ़ यू गोना हैव अ लुक एट राइबोसोम्स, तो आपको पता चलेगा कि राइबोसोम्स तो यार हर इंपॉर्टेंट जगह पे प्रेजेंट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म के बारे में आपको पता ही होगा, जो मैंने बताया था कि इट इज़ द मेन एरिना ऑफ द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस. So yes, so it is present over there. It is present within the chloroplast, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर के होते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ. नेक्स्ट इज इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि उसके ऊपर होते हैं. अब आप देखोगे कि ब्रैकेट में मैंने रफ लिखा है, तो वो क्यों लिखा है, इट्स बिकॉज देखो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें 2 तरीके के होते हैं. ठीक है, इट इज़ RER एंड SER. ठीक है, RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इनके जो बहुत अलग अलग फंक्शन होते हैं, लिपिड्स के लिए होता है, कोई किसी और के लिए होता है. सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट जब हम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ चलो इतना समझ में आया कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी. तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रफ वाले में. इनफैक्ट ये जो जैसे मान लो कि कोई स्मूथ सी चीज़ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इस पर मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगा दिए, तब ये कैसे लगने लगेगा, अब ये खड़बड़ा ऐसे लगने लगेगा ना. तो यानी कि क्या कर दिया मैंने, इसे रफ बना दिया. तो यही जो है राइबोसोम ही क्या करते हैं ना, ऐसे एग्जिस्ट कर जाता है और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बना देता है. ऐसा आप याद रखो. सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, जहाँ पर भी जो है प्रेजेंस होती है राइबोसोम्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसी पार्ट को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो आपको ये अब समझ में आ
अगेन फोर्थ ये प्रेजेंट है वही हमारे पावर हाउस ऑफ द सेल में, दैट इज इट इज़ प्रेजेंट विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी कि आप देखोगे तो सबके अंदर, दैट इज सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फॉर द रफ अपीयरेंस। ओके, अब जब हम बात कराते हैं कि अच्छा मैं एक सिंपल और एक और बात बता देती हूँ कि राइबोसोम है ना, वो हमारे सेल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा तो उसका आंसर है इट इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री। ये आपको हमेशा याद रखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री, कि जो भी प्रोटीन बनाने का काम होता है ना, तो चलो आपको थोड़ा सा एक डिटेल दे देती हूँ, बस 1 मिनट लगेगा, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि हमारे पास जो ना दैट्स ए DNA, ठीक है, हमारा ये सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर ऑब्वियसली DNA होगा, ठीक है। ये DNA को हमें क्या करना होता है ना, अगर कोई भी चीज़, लेट्स से मैंने बोला कि एक लड़की है, इसके जो है बाल ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। अब इसका ब्लैक कलर का जो बाल है, तो कोई भी चीज़ पता है किससे बने होता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन से, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें कुछ कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं, ठीक है। क्या करना होता है हमें प्रोटीन बनाने के लिए, DNA से पहले RNA को कन्वर्ट करना होता है, एंड देन RNA जो है प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो DNA से RNA कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड ये RNA से जो प्रोटीन कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। याद रखना, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये 2 प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। आप देख लोगे तो अल्फ़ाबेटिकली, बिकॉज ट्रांस सेम है, ये C है, C अल्फ़ाबेट पहले आता था, ये पहले आ रहा है, L अल्फ़ाबेट बाद में आता है, तो ये बाद में आ रहा है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड ट्रांसलेशन होता है। अब ये समझ में आ गया। अब ये जो प्रोटीन बन रहा है, ये कैसे बन रहा होगा, RNA की मदद से। तो जो RNA में क्या हो जाता है ना, एक ऐसे स्ट्रैंड जैसा स्ट्रक्चर आप मान लो, ये स्ट्रैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है mRNA, ठीक है। हमारे RNA भी एक्चुअली बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि tRNA, rRNA, mRNA। तो अभी ये सब जो आपको याद नहीं रखना, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन क्लास 12, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि मान लो कि एक mRNA करके स्ट्रैंड है, मान लो कि मेरा दोस्त है, ठीक है, बंटी, इसको मैं लिख देती हूँ बंटी, चलो ये बंटी मेरा दोस्त है, और यहाँ पर बबली आई है, ठीक है, बबली आई है, और ये ऐसे बबली आई है, और भी मतलब एक ABC, चलो ऐसे आ गए, ऐसे मान लो, ठीक है। अब ये जो मिलकर जो है, ये लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट से क्या बनेगा, प्रोटीन, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो ABC लोग आए हैं, उस वजह से तो प्रोजेक्ट बन पाया। तो ये ABC कौन है, यही ABC है हमारे राइबोसोम। तो इसलिए जो राइबोसोम की वजह से हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, दैट इज प्रोजेक्ट में क्या था, प्रोटीन बन रहा है, तो इसलिए राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो हमारी जो है प्रोटीन तो भाई हर जगह पे चाहिए, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी जो है प्रोटीन से ही बनी है, ठीक है। तो हमें प्रोटीन हर जगह रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई जो है राइबोसोम हमें हर जगह पे प्रेजेंट दिखाई देता है, लाइक फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द क्लोरोप्लास्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द माइटोकॉन्ड्रिया टू एवरीवेयर, ओके। एक और स्पेशल ऑर्गेनली होती है हमारे सेल में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, 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 ठीक है। अब ये सेंट्रोसोम क्या होती है, इसलिए मैंने इसे इतना स्पेशल एम्फेसिस दिया है, बिकॉज ये जो सेंट्रोसोम है, इट इज़ ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे कि प्लांट सेल्स की हमें खासियत दिख रही थी यार, कि ये लोग के पास तो सेल वॉल होता है, ये होता है, वो होती है, तो क्या एनिमल सेल के पास कुछ भी खास नहीं होगा। सो आंसर है कि हाँ, ये एक चीज़ उनके पास बहुत खास होती है, जो कि बिल्कुल एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम आप बोलोगे ये क्यों प्रेजेंट होती है मैम, सो द आंसर है कि सेंट्रोसोम जो है ना, क्या होती है कि जब हमारा सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे एक दो चैप्टर के बाद, तो आप उस सेल डिवीजन चैप्टर में देखोगे ना कि जब सेल डिवाइड करनी होती है ना, तो ये जो सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल है, ये जो जाता है एंड में और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से ही हमारा सेल डिवाइड करता है। तो वो सब अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब बस ऐसी थोड़ा सा मिसलेनियस ज्ञान जैसा दे रही थी। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास जो एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, जिसका नाम है सेंट्रोसोम, ठीक है। इट इज़
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अभी तक हमने किससे देखा था जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड था, जो कि हर यूकैरियोटिक सेल में मिल रहा था, दैट वाज राइबोसोम। तो इसलिए आप ऐसे याद रखना कि जोम यहाँ पर भी आ रहा है, दैट इज सेंट्रोजोम। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, इट्स फंक्शन इज टू हेल्प इन सेल डिविजन। सो आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू नाउ। अब जो छोटा सा एक टॉपिक है, सो ठीक है, दैट इज़ वेरिएशन इन सेल्स। वेरिएशन इन सेल्स मीन्स कि हमारा जो है सेल में क्या क्या वेरिएशन देखने मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट कि सेल में जो है वेरिएशन क्यों दिखता है। ठीक है, तो याद रखना द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, अब मैंने बोला कि जिस तरह से, अब मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम गार्डन में जा रहे हो, तुम्हें जो है मैंने बोला गार्डन में पानी डालने के लिए, तो तुम कोई पाइप जैसे स्ट्रक्चर ही ढूंढोगे, ठीक है, या फिर कोई बकेट जैसा स्ट्रक्चर ढूंढेंगे कि बकेट से भाई पानी पानी डाल देंगे। ऐसे तो नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें चम्मच दे दूंगी और तुम चम्मच से चालू कर दोगे पानी डालना पौधे पे। क्यों? बिकॉज जो शेप है, जो साइज़ है, एवरीथिंग मैटर्स ऑन द फंक्शन विच वी हैव टू परफॉर्म। तो उस तरह से मैं दिखाती हूँ कि जैसे कि आरबीसी है, आरबीसी आप देखोगे तो वो होता है राउंड होता है, वो बाई कॉन्केव होता है। वो जो आपको मैं बता देती हूँ एक फैक्ट कि आरबीसी में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आप बोलोगे आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होता है मैम? तो वही मैंने बोला कि वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए एब्सेंट होता है, सो दैट इट कैन कैरी ऑक्सीजन। आरबीसी का क्या काम है? उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। इतना तो छोटा मोटा पता ही होगा कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो ना हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्पफुल होता है। तो ऑक्सीजन को हमें कैरी करना है, तो उसलिए जो है हमें आरबीसी में, इसलिए हम न्यूक्लियस हटा देते हैं ताकि जो है मस्त वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। वैसे ही आप देखो डब्ल्यूबीसी भी एक होता है हमारे सेल में। इसका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी जो है गंदी बैक्टीरिया आई है तो उसको टुश 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 ऐसे मारने के लिए जो होते। तो आप देखो ये अमीबॉइड यानी कि क्या करेगा बेसिकली, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक ऐसा बैक्टीरिया जैसा कुछ आया, तो ये जो है ऐसे करके अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं बोलूँ कि आरबीसी क्यों नहीं है अमीबॉइड, बिकॉज आरबीसी का वो फंक्शन ही नहीं है ना, इसलिए वो ए न्यूक्लिएटेड है, बिकॉज हमें हर फंक्शन वैसे ही है जैसे कि सेल होता है। चलो नेक्स्ट है कि कॉलमनार एपिथेलियल सेल। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल आई होप कि आपको पता होगा, एज वेल एज नर्व सेल। ठीक है, अब ये दोनों का फंक्शन जो है मैं नहीं बताऊंगी, एंड इवन ट्रैकीड्स का भी नहीं बताऊंगी, मीजोफिल सेल्स का भी नहीं बताऊंगी, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड विथ यू ऑल आई गेस इन दी, ये सब तो एनाटॉमी में पढ़ रखा होगा, ये सब जो है तुमने उसमें पढ़ रखा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनका क्या फंक्शन है और ये लोग का शेप इस तरह का क्यों होता है। ठीक है, चलो अब ये सारे मैंने अलग अलग वेरिएशन इन शेप्स दिखा दिए। अब छोटे से बस हमें 3-4 पॉइंट्स देख लेना है एंड उसके बाद हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो बस एक याद रखना, पहला है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को आपको मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आई थिंक इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल होता है, याद करो। ठीक है, हाँ, तो इसलिए फिर आपको ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंट्रोड्यूस करा रखा था मैंने माइकोप्लाज्मा, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ये सब तो फैक्ट्स पता ही है। तो आपको ये याद रखना है दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल हैविंग 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, उतनी लेंथ होती है। बैक्टीरिया की जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, ये जो और मैं बोलूँ कि हाँ, एक मैं आपको फैक्ट बता दें, चलो उसके लिए मुझे आप पहले ये आंसर करो कि मेरे पास 3 अंडे हैं। ठीक है, एक कीवी बर्ड का एग है, एक हैन का एग है, एक ऑस्ट्रिच का एग है। तो आपको बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा सेल के नंबर होंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली कौन से एग में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे। 2 मिनट पॉज करो एंड सोच के आंसर करो। सो द आंसर टू दैट इज़ कि कोई भी एग हो, चाहे वो कीवी का हो, हैन का हो, क्रो का हो, ऑस्ट्रिच का हो, किसी का भी हो, एग जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो दैट एग्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। इसलिए हम अगर बोलते हैं कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सो द आंसर दैट इज गोइंग टू बी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, so which is an largest isolated single cell, so the answer to that is egg of an ostrich. Human RBC जो है उसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर का, और जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। तो क्यों लॉन्गेस्ट होते हैं? तो उसका आंसर तो आपको पता, मान लो कि ये सेल मेरा नर्व है, तो उसको जो है लंबा जो है, जैसे मेरा यहाँ पे दिमाग है, ठीक है, और यहाँ तक मेरा हाथ है,
तो यहाँ तक मुझे मैसेज पहुँचाना था, इट हैज़ टू बी लॉन्ग सो दैट इट कैन ट्रांसफ़र ऑल इट्स मैसेजेस, इसलिए ये जो है लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। तो बस इतना इन्फॉर्मेशन था, दैट्स इट। चलो तब तक पढ़ते रहें एंड बाय।